नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण रसाल। आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल वायरल अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम कुछ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मेरे इस वायरल अड्डा फिल्म प्रमोशन चैनल पर एक नई शुरुआत, नई आगाज, जिसका नाम है चंद सवाल और उनके जवाब विद ग्राउंड रियलिटी। तो आप सबका इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने काफ़ी दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किए। मैं कुछ अपनी कामों में बिजी था, तो कुछ नए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो एक नए सिरे से मैं आज वापस फिल्म इंडस्ट्री ट्रूथ एंड फैक्ट इस बॉटम लाइन के अंदर नए वीडियोज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे वीडियोस का स्वागत करेंगे और उनकी सराहना कराएंगे। तो धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, यही आपसे विनती है। धन्यवाद। प्रोड्यूसर चाहे नए हो, पुराने हो, या फिर जो अपकमिंग आने की चाहत रखने वाले हो, कहा ऐसे जाता है कि एक प्रोड्यूसर की वजह से कम 60 से 70 लोगों का घर चलता है, उनका चूल्हा जलता है। पर मैंने इस बात को बड़ी नज़दीकी से देखा हुआ है कि कभी कभी एक प्रोड्यूसर की वजह से कई सारे घर बर्बाद भी होते हैं। हाँ, एक डार्क साइड है, एक कटु सत्य है, और ये इस इंडस्ट्री की एक शर्मनाक बाजू, या फिर आप शर्मनाक बात भी कह सकते हैं। हालांकि एक प्रोड्यूसर जब खड़ा होता है तो सच मायने में कई सारे लोगों का घर तो चलता है, बट कई सारे लोग, कई सारे प्रोड्यूसर्स क्या टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक अच्छी कलाकृति का निर्मित करने के लिए, या फिर अच्छी सब्जेक्ट को, अच्छे कॉन्सेप्ट को, अच्छे फिल्म को बनाने के लिए, मेकिंग के लिए ही इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर आते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, कुछ लोग तो आते हैं, जरूर आते हैं, बट कई सारे लोग इससे परे जाकर कई अलग वजह के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग सीरियसली इस बिजनेस में आना चाहते हैं, बट कई सारे लोग अलग अलग कारणों की वजह से इसमें आना चाहते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण होता है तो वो है ग्लैमरस। एक दुनिया जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री, उसे चंदेरी दुनिया कहा जाता है, ग्लैमर से भरी हुई दुनिया कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी लड़कियां, कई सारे यौवन की अदाकाराएं यहाँ पर आती है, यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो कई सारे लोगों की नजर उन चीजों पर होती है। कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि मैं अगर कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर किसी फिल्म की शुरुआत करूंगा, नए बच्चे, नए लड़कियां आ जाएंगी, उसमें से कोई खूबसूरत अदाकार, कोई खूबसूरत हीरोइन, या फिर कोई कमसिन नौजवान हसीना शायद मेरा बिस्तर गर्म करेगी। हाँ, ये सच बात है। कई सारे लोग इसी मनीषा के वजह से इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। उसके परे जाकर कई सारे लोगों का दिमाग इकोनॉमिकली चलता है, तो वो लोग चाहते हैं कि शायद मैं इस जरिए को या फिर इस माध्यम को पैसे कमाने का माध्यम बना सकता हूं। तो वो लोग फेक ऑडिशन चलाते हैं, वो लोग फेक शूटिंग्स करते हैं। शायद उसके लिए वो लोग जिन कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने की बात करते हैं, उनसे ही पैसे ऐंठते हैं, पैसे लूटते हैं, उनसे पैसे बनाते हैं और अपना घर भरते हैं। या फिर तो कुछ लोग भोलेपन का दिखावा करते हुए, या फिर एक अच्छापन का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़कर क्राउड फंडिंग का जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग मीन्स, क्राउड फंडिंग में बेशक मैं मानता हूं कि कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट बने हैं, बट बशर्ते कई सारे प्रोजेक्ट इस क्राउड फंडिंग के जरिए जो बने हैं, या फिर मल्टी पार्टनर, मल्टी को प्रोड्यूसर के जरिए जो बने हुए हैं, उनका सच बड़ा ही घिनौना। क्राउड फंडिंग को एक जरिया बनाया गया है आज के तारीख में कई लोगों के जरिए एक पैसा कमाने का माध्यम के रूप में। इसकी सच बात यह है कि क्राउड फंडिंग यानी मल्टी पार्टनर, मल्टी प्रोड्यूसर्स, मल्टी को प्रोड्यूसर्स के जरिए एक प्रोजेक्ट को खड़ा करना, उसकी निर्मिती करना, उसका प्रोडक्शन करना। बट क्या सच में सारे के सारे लोग इस माध्यम का सही मायने में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो नहीं।
कई सारे प्रोजेक्ट बने होंगे, बट कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं कि जिन्हें लोग जरिया बना रहे हैं पैसा कमाने का। होता यह है कि कोई एक व्यक्ति जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है या फिर जिसे इंडस्ट्री की थोड़ी सी एबीसीडी समझ में आने लगती है और वो इकोनॉमिकली यहां से ज्यादा सोचता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने ही पहचान के, अपने यार दोस्त बोलिए, रिश्तेदार बोलिए, कोई नजदीकी पड़ोसी, नजदीकी पहचान वाला, फैमिली फ्रेंड्स, इन लोगों से एक छोटे छोटे अमाउंट्स में, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हैं। दिखाया ये जाता है कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 20 लाख रुपया है, तो 50% अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब 10 लाख रुपया। तो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और आपको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। तो ये लोग ऐसे 10 या 5 पार्टनर पकड़ लेते हैं जिनसे 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपया वो निकालते हैं, और जरूर ही किसी को 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देना बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे तो और 9 पार्टनर है या फिर और 4 पार्टनर है, और बशर्ते मैं जिसके साथ एक काम कर रहा हूं उसने तो खुद ने ही 50% अमाउंट इन्वेस्ट की है। और बेसिकली ये सारे लोग नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के होते हैं। बाकायदा उनका चुनाव, उनका चयन इसी बेस पे किया जाता है कि वो नॉन फिल्मी ही रहे, उन्हें फिल्म की या फिल्म के बिजनेस की कोई कानो कान खबर या फिर गुंजाइश ही हो कि उन्हें किसी बारे में पता हो। तो ऐसे नॉन फिल्मी लोगों से पैसे ऐड कर बोलिए या फिर उनको मीठी मीठी बातों में बोतल में उतार कर बोलिए, पैसे लिए जाते हैं। बाद में प्रोजेक्ट तारीख बर तारीख आगे बढ़ता है, शूटिंग की तारीखें पोस्टपोन होती रहती है, डेट्स पोस्टपोन होती रहती है, उसके सारे कई वजह बताई जाती है जो इन नॉन फिल्मी लोगों को बेसिकली पता ही नहीं होती, उन्होंने सुनी ही नहीं होती, और एट द एंड कहा जाता है कि प्रोजेक्ट बंद हो गया, और उस वक्त उन्हें उनके 1 साल पहले किए हुए एग्रीमेंट की याद दिलाई जाती है। बाकायदा वो एग्रीमेंट विथ क्लॉज उनके सामने रखा जाता है, जिसके अंदर के कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज ये रहते हैं कि ना ही तो आपको इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का अधिकार है, किसी भी डिसीजन को लेने का, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने का आपको राइट्स है। आप इस प्रोजेक्ट में बस एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर लिए हुए हैं। तो यहां पर होने वाले किसी भी बिजनेस, किसी भी अकाउंट, किसी भी इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, क्रिएटिव, नॉन क्रिएटिव, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव, व्यूज और बातों पर बयान रखना, उनमें सुझाव देना, उनमें क्वेश्चंस करना आपके अधिकार में नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कल ये प्रोजेक्ट ना बने तो किसी भी तरह की अपने पैसों की रिकवरी मांगने तक का आपको अधिकार नहीं है। एग्रीमेंट उनके हाथों में थमाया जाता है जो 1 साल पहले, 7-8 महीने पहले, 1.5 साल पहले मीठी मीठी बातें कर कर उनसे साइन करवाया हुआ होता है। और तब उन पार्टनर्स के पैरों की तलों की जमीन खिसक जाती है, बट सामने वाला पहचान का होने के कारण, और उनमें तभी भी यही लग रहा होता है कि ये जो सामने वाला हमारा दोस्त, हमारा रिलेटिव, हमारा पहचान का आदमी है, वो तो हमसे भी बड़े घाटे में है, हम तो 1 लाख के नुकसान में हैं, बड़े तो 10 लाख के नुकसान में है। पर वो कभी नहीं सोचते कि जैसे 1 लाख रुपए इसने हमसे लिए वैसे ही 10 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं। कोई हिसाब तो मांग नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट का क्लॉज उन्हें नजर आ जाता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने का उनको अधिकार ही नहीं है, अकाउंट चेक करने का अधिकार नहीं है। और फिर भी ये लोग न जाने किस तरह से भोलेपन का दिखावा करते हुए उन्हें अकाउंट दिखाते हैं, जहां पर जिसको 1 रुपया दिया उसके नाम के 100 रुपए लिखे जाते हैं, और इस तरह से 20 लाख का हिसाब उनको दिखाकर मैं तो खुद 10 लाख के घाटे में हूं ऐसा नाटक करके उनके 1-1 लाख रुपए को ऐंठा जाता है। या फिर बोलिए कि
उनके नाक के नीचे से ही निकाला जाता है। तो इस तरह की एक डार्क साइड आज के तारीख में क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी चल रही है। इसके बाद जो तबका आता है, जो कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी को हम लोग दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहली सब कैटेगरी है ऐसे लोग जिन्हें अनुमान किसी न किसी से जेलसी होती है और जो लोग बहकावे में आ जाते हैं। होता है कि मान लीजिए किसी गांव में किसी आदमी ने कोई फिल्म प्रोड्यूस कर ली, रिश्तेदारी में किसी ने फिल्म प्रोड्यूस कर ली, जान पहचान यारी दोस्ती में किसी ने फिल्म प्रोड्यूस कर ली, तो अगर वो कर सकता है, अगर वो अपने बेटे को लॉन्च कर सकता है, फिल्म बना सकता है, फाइनेंस कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी पावर है, तो मैं भी करूंगा। ये जो जेलसी होती है, इस जेलसी वृत्ति के लोगों को फ्रॉड डायरेक्टर्स, फ्रॉड टेक्नीशियंस आसानी से पकड़ लेते हैं, उन्हें आसानी से बोतल में उतारते हैं, उन्हें आसानी से चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट सुना देते हैं और कहते सर उसने तो क्या फिल्म बनाई थी क्या, वो क्या कोई फिल्म थी क्या? अरे इससे अच्छी फिल्म तो ये है, इससे अच्छी कहानी तो ये है, आप इस कहानी पे इन्वेस्ट कीजिए। और उसके मन में जेलसी होती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर उसने अपने बेटे को लॉन्च किया तो मैं भी अपने बेटे को लॉन्च करूंगा। और ऐसे लोग आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोगों के बातों में आ जाते हैं और उनके मन की जेलसी ऐसा करने के लिए उनको प्रवृत्त करती है। तो ऐसे लोग फ्रॉड लोगों के कांटेक्ट में आकर, फ्रॉड लोगों के साथ मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों की अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे कास्ट एंड क्रू तक पहुंच होती ही नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी फिल्मी नहीं होता है। दूर दूर तक इनका फिल्म लाइन से कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुकात नहीं होते। तो ऐसे लोग फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंसकर अपना पैसा, अपना वक्त और अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो कैटेगरी होती है सपनों में खोने वाली कैटेगरी। एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जिन्होंने 20 साल पहले, 30 साल पहले हीरो बनने का या फिर फिल्में बनाने का सपना देखा होता है, बट उस वक्त किसी कारणवश, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे या फिर फैमिली प्रेशर रहे, उस वजह से वो लोग उस टाइम में, उस वक्त में अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो 20-30 साल का जो स्पैन चला गया है, इस साल में उन्होंने जो नौकरी की है, जो व्यवसाय किया है, जो अपनी आय कमाई की, जो अपना कमाई का जरिया उन्होंने बनाया था, उस जरिए से कमाई हुई संपत्ति, अपनी आय को, अर्जित की हुई संपत्ति को, जमा पूंजी को ये लोग फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग 30 साल पहले की ही माइंडसेट में रहते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुकात 30 साल पहले ही फिल्म इंडस्ट्री से कट हुआ होता है। फिल्म इंडस्ट्री 30 साल तक बहती रही। इन 30 सालों में इन लोगों का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं रहता। इसलिए लोग आज की तारीख की सोच, आज की तारीख की पब्लिक की डिमांड, आज की टेक्निक, आज की समय की टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते और इनका माइंडसेट आज भी 30 साल पहले का ही होता है। तो वो लोग 30 साल पहले की ही कहानियां, 30 साल पहले की ही टेकिंग, 30 साल पहले की ही चीजों को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं और ऐसी फिल्में मार्केट में पीट जाती है। कई फिल्में तो रिलीज नहीं हो पाती क्योंकि 30 साल पहले का डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी थी और आज की स्ट्रेटजी, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। ये लोग बहती धारा के उस बहाव में बह गए कहीं, या फिर उस बहाव में कहीं कट गए हैं जिसका आज के तारीख में कोई लेना देना नहीं है। सिंपल अगर मैं आपको सरलता से इस बात को एक्सप्लेन करूं तो यूं समझिए कि आज के मेट्रो सिटी में अगर कोई गुंडा, कोई डकैत, कोई रॉबरी करने वाला व्यक्ति 1960 के दशक के जमाने की चंबल की घाटियों की जो स्टाइल थी, घोड़ों पर आकर बैठ के डाका डालना, उस तरीके से अगर डाका डालने आए तो क्या आपको लगता है कि आज के मेट्रो सिटी के किसी बैंक में वो डाका डाल सकता है? यकीनन नहीं, क्योंकि आज का वक्त, आज का दौर और आज का समाज बदल चुका है। उसी तरह से इन लोगों ने जो फिल्म इंडस्ट्री 40 साल 30 साल पहले देखी थी, वो समय, वो दौर
और चलन आज बदल चुका है। फिल्म इंडस्ट्री बदल चुकी है, उसके मायने बदल गए हैं, उसका बिजनेस करने का स्टाइल, उसका स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह के लोग जो 30 साल पहले के माइंडसेट लेकर आते हैं, जो रिफ्रेश नहीं होते, जो अपने माइंड का F5 दबाते नहीं, अपने आप को कभी अपडेट नहीं करते, अपने आप को कभी रिफ्रेश नहीं करते, तो ऐसे लोग पुरानी सोच, पुरानी टेक्निक, पुराने कॉन्सेप्ट को लेकर फिल्म बनाने चाहते हैं। ऐसी फिल्में बनती नहीं है, बनी तो चलती नहीं है, और ऐसे लोग भी आज के तारीख में इंडस्ट्री में आकर बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही होती है कुछ नासमझ और फ्रॉड प्रोड्यूसर्स की कैटेगरीज, जो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपना पैसा, अपना वक्त जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं, और साथ ही साथ इनके साथ जुड़े हुए कास्ट एंड क्रू का भी वक्त और मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इस तरह के प्रोड्यूसर्स से बचना है, और इस तरह के प्रोड्यूसर्स को मैं सिर्फ एक ही संदेश, एक ही मैसेज और एक ही एडवाइस देना चाहूँगा। देखिए, आप आइए, आपका हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत है। यू आर द मोस्ट वेलकम इन आवर फैमिली। बट आप एक बात अपने पल्ले बांध कर रखिए कि फिल्म इंडस्ट्री को अगर आपकी जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री आपके बिना मजबूर है, फिल्म इंडस्ट्री आपके बिना चल नहीं सकती। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, बट बेशक आप यहाँ पर आकर किसी के बेटी के साथ अपना बिस्तर एक रात भरम करने की मनीषा से मत आइए। आप यहाँ पर किसी की इज्जत के साथ खेलने के लिए मत आइए। अगर आप आना चाहते हैं तो आप जरूर आइए, बट आप फेक ऑडिशन, क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों के पैसे ऐंठने के लिए मत आइए। आप किसी के जज्बातों के साथ खेलने के लिए मत आइए। आप आइए, पर आप अपने पुराने माइंडसेट, पुराने कॉन्सेप्ट के साथ मत आइए। आप बकायदा रिफ्रेश होकर, जानकारी लेकर, नए नए टेक्निक को समझ कर आइए। फिल्म इंडस्ट्री आपका स्वागत करेगी। पर एक बात समझ लीजिए, इस स्वागत को, अपनी शुरुआत को अपना अंत बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में मत आइए। बस मैं इतना ही